4 या 5 की बात है, तो कह रहे हैं कि छोटा प्लॉट था यहाँ पर, बड़ा नहीं था। तो बाबूजी ने कहा कि भी जब आप धर्म का काम कर रहे हो, समाज का काम कर रहे हो, तो छोटे से क्यों बड़े से शुरू करो। और बड़ा प्लॉट दिलाया और उनके सहयोग से, भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से इस संस्थान का, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और यहाँ पर परशुराम भवन का गठन हुआ और भव्य हॉल में जहाँ आज बैठे आपसे वार्ता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शुरुआत उसकी वहीं हुई। तो मैं बस कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं रखूँगा क्योंकि आप लोग भी सुबह 11 बजे से आए हैं, लेकिन मैं भी व्याकुल था आपसे मिलने के लिए और कुछ बातें आपसे साझी करने के लिए। बहुत सी बातें वक्ताओं ने मुझसे पहले कहीं, आपके सामने रखने का काम किया। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है आने वाले 27 तारीख को पंचकूला। और ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो 2022 में हमने सबने मिलकर शुरुआत की थी। ऐसा महसूस हुआ 2022 में जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया कि शायद कहीं ना कहीं समाज के कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको सही पटल पे रखना चाहिए, सही प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए और सरकार तक, मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का एक तरीका होना चाहिए। जो हमने ऐसा कार्यक्रम पहले भी 22 दिसंबर 2022 में करने का काम किया आप सबके सानिध्य में। और मुझे खुशी है कहने में कि अगला कार्यक्रम 27 अप्रैल को होने वाला है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के जो भी विषय हैं, जो भी कारणों से समाज पीछे रह गया या कोई किसी भी वजह से हमारे युवा साथियों को दिक्कत हो रही है या समाज के विभिन्न लोगों को दिक्कत हो रही है, उनकी दिक्कत समस्याएं दूर करने के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये पटल और ये कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें। और जैसे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में एक नए युग की शुरुआत की है। यहाँ प्रदेश में श्री नैब सिंह सैनी जी ने एक नई तरीके की सरकार की शुरुआत की है, नई सोच की, युवा सोच की सरकार की शुरुआत की है। और ब्राह्मण समाज के अंदर अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने, श्री नैब सिंह सैनी जी ने अभी तक के अधिकांश समाज के कैंडिडेट्स को टिकट देने का काम किया। सिर्फ टिकट ही नहीं, हरियाणा की जनता ने भरपूर प्यार और समर्थन देकर 7 विधायकों को जिताकर भेजने का भी काम किया। तो मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हम तो अपना काम करेंगे। जैसे बाबूजी पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा समाज के प्रति उनकी लड़ाई लड़ने का भी काम किया, हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का भी काम किया, चाहे वो ईपीपीजी की लड़ाई रही हो, चाहे वो धोली के मालिकाना के हक की लड़ाई रही हो, या कोई भी विषय रहा हो जहां समाज के किसी भी काम आ सके, इसी समर्पण के साथ पंडित विनोद शर्मा जी ने काम किया। और मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूं, मैं भी उसी रास्ते पे चलूंगा। और जो भी विषय हैं उनको हम जल्द से जल्द सरकार के संज्ञान में लाने का काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम करेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो भी हमारी डिमांडें हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ वह उचित हैं, तो जो भी हमारी डिमांड है उनको पूरा करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं समाज के कुछ, क्योंकि बुद्धिजीवी बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ अपनी बात उनके सामने जरूर रखना चाहूँगा। मैं बात रखना चाहता हूँ कि हमें किस दिशा और दशा में जाना है। हम दुनिया का सबसे युवा देश हैं, सबसे ज़्यादा युवा आबादी हमारे देश में, लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। इसलिए मैं इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और बोलना चाहता हूँ कि हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संस्कार उनको देने हैं, क्या शिक्षा उनको देनी है, क्या सोच देनी है,
क्या भगवान परशुराम जी का क्या जीवन है, क्या शैली है, क्या सार है, उसका अनुसरण कैसे करना है, उसको अपने जीवन के अंदर सम्मिलित कैसे करना है, अपने परिवार के अंदर सम्मिलित कैसे करना है और उसको आगे बढ़ाने का काम अगली पीढ़ी के हाथ में कैसे देना है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं और सही कहते हैं, कहीं ना कहीं समाज की अपेक्षा हुई है, कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, लेकिन हमें अपने समाज को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाना है, एक ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ाना है जो सोच हमेशा से समाज के का बल का कारण रही और शक्ति का स्रोत रही, और वो शक्ति का स्रोत है ज्ञान। वो जो ज्ञान की धारा है उसको हमें उसी तरीके से, जैसे आज से कई सौ और हजारों साल पहले वो ज्ञान की धारा कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का दायित्व भी था, उनकी जिम्मेदारी भी थी और उनका काम भी था, आज भी उसी काम को आगे बढ़ाने का काम युवा पीढ़ी को करना है, ताकि हमने जो भी अपने जीवन में सीखा है उसको हम अगली पीढ़ी को दे सकें, वो शिक्षा उन तक पहुंच सके, उसका अनुसरण वो कर सके। मैं एक वाक्य का आपके सामने उल्लेख करता हूं। जब महाभारत के दौरान अर्जुन इस बात से भयभीत हो गए कि दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, मजबूत है, तो भगवान कृष्ण के पास गए और उन्होंने अपने मन के जो उद्गार थे उनके सामने रखे। तो भगवान कृष्ण ने विराट रूप लेकर उनके मन को शांत किया। तो उन्होंने भगवान कृष्ण को ये बोला कि जब सब कुछ तय है तो आप चुटकी बजाकर क्यों नहीं कर देते कि कौरवों की हार हो जाए और पांडव जीत जाए, और अगर मुझे गद्दी पे बिठाना है तो मैं विराजमान हो जाऊं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तय तो है पर कर्म के रास्ते से। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि हम ब्राह्मण भी बनेंगे तो अपने कर्म के रास्ते से बनेंगे। अभी मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा कि अब कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं बनना चाहते बच्चे, तो इसमें कमी और गलती हमारी है, समाज की, किसी और की नहीं। उसकी व्यवस्था का सुचारू रूप से व्यवस्था करना, उसकी चिंता करना, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पंडित जी आपको बोल के जा रहा हूँ, जो बच्चे कर्मकांडी ब्राह्मण बनना चाहते हैं उनको किसी भी तरीके की सहायता चाहिए तो मैं अपने रूप में जो भी उनकी मदद कर सकता हूँ, मैं मन से बोल के जा रहा हूँ। क्योंकि जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी समाज की, अपनी प्रथा की, अपनी शिक्षा की का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम दूसरों के ऊपर उसका ब्लेम नहीं डाल सकते। हमें सबसे पहले अपने घर के अंदर झांकना है, अपने परिवार के अंदर झांकना है, क्या कमी रह गई, क्या गलती हो गई, कैसे उसको ठीक करना है। जो हक की बात है वो तो लेंगे ही, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, वो लड़ाई भी लड़ेंगे और हक भी लेंगे। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने हाल ही में एक कार्यक्रम किया था 1 महीने पहले, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने उद्घाटन किया कार्यक्रम का, और अन्य देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए, दुनिया के प्रबुद्ध लोग आए। उस कार्यक्रम का नाम था नेक्स्ट, और उसका फोकस था कि भविष्य में क्या होगा, नेक्स्ट इन स्पेस, नेक्स्ट इन एआई, नेक्स्ट इन क्वांटम कंप्यूटिंग। मतलब ये जो भविष्य की टेक्नोलॉजीज हैं, इनका क्या भविष्य है। और जब मैं बड़े बड़े साइंसदानों से बात कर रहा था, साइंटिस्ट से बात कर रहा था, एक खासकर बड़े साइंटिस्ट थे प्रोफेसर ब्रायन ग्रीन, जो दुनिया के 3 टॉप एस्ट्रोफिजिसिस्ट में एक हैं, और मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था और वो ब्रह्मांड के बनने और ख़त्म करने होने की बात कर रहे थे कि अब साइंस आज इस निष्कर्ष पे पहुंच गई है कि यूनिवर्स का परपेचुअल कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि ब्रह्मांड लगातार बनता है, बिगड़ता है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं तो हरियाणा का हूँ, इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस में भी रुचि है, तो जो ये सर्न फैसिलिटी में गॉड पार्टिकल का गठन हुआ है 2012 में,
तो क्या इस गॉड पार्टिकल में वही बात नहीं कही जाती जो हमारे शास्त्रों में और वेदों में आई है कि परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि लगातार निरंतर ब्रह्मांड का बनना और विनाश होना। तो आज साइंस भी और वेस्टर्न फिलॉसफी के जो साइंसदान हैं वो भी कहीं ना कहीं सनातन और सनातन की शिक्षा की तरफ ही वापस आ रहे हैं। तो आज हमारा दायित्व बनता है कि जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हजारों साल की प्रण और तपस्या के साथ जो ज्ञान अर्जित किया था, जो ज्ञान की सागर को बनाया था, चाहे वो नालंदा में हो, चाहे कहीं और हो, चाहे उसको बख्तियार खिलजी जैसे लोगों ने खत्म करने का काम किया। इतिहास का स्टूडेंट हूं, 12वीं शताब्दी की बात है और तब पेट्रोलियम पदार्थ भी नहीं होते थे। सोचिए, लोग कहते हैं कि 90 लाख किताबें थी या करोड़ों किताबें थी, इतनी किताबें थी, इतना ज्ञान था कि 1 साल तक वो जलती रही बिना किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, बिना किसी पेट्रोलियम पदार्थ के। सोचिए कितना ज्ञान हमारे पुरखों ने उस वक्त इकट्ठा किया था और कहीं ना कहीं उस ज्ञान को हमने खो दिया है। उस ज्ञान को वापस पाना और भारत की जो संज्ञा थी, भारत को जो संज्ञा मिलती थी, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसलिए नहीं कहते थे कि हमारे पास इतना सोना था, इसलिए कहते थे कि हमारे पास दुनिया का हर प्रकार का ज्ञान था, चाहे वो बौद्धिक ज्ञान था, चाहे वो विज्ञान था या किसी भी प्रकार का ज्ञान था। और भारत दुनिया के ज्ञान का केंद्र बिंदु था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आने वाला समय भी ज्ञान और विज्ञान का और भौतिक ज्ञान का ही है। दुनिया के 70% से ज्यादा जो व्यवसाय बनेंगे वो ज्ञान के ऊपर आधारित होंगे, ऐसा अब अमेरिका, वेस्ट और साइंसदानों का भी मानना है। और कहीं ना कहीं भारत को वही संज्ञा दिलाने के लिए 2047 तक एक विकसित देश के तौर पर स्थापित होने के लिए जो सपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, हमें वापस उस ज्ञान की मुख्य धारा में भारत को लाना पड़ेगा। और ब्राह्मण समाज का उसके अंदर एक बहुत, ब्राह्मण समाज का एक बहुत ही मुख्य और अहम भूमिका रहेगी। मैं पूरे समाज को धन्यवाद करना चाहता हूं और इस बात की शुभकामनाएं और मुबारकबाद भी देना चाहता हूं कि आज से 40 साल पहले राकेश शर्मा, कैप्टन राकेश शर्मा पहले भारतीय बने थे, ब्रह्मांड में जाने वाले व्यक्ति बने थे, जिन्होंने ब्रह्मांड से ये कहा था, जब पूछा गया था तब के प्रधानमंत्री द्वारा कि भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आपको जान के खुशी होगी कि आप ही के समाज से एक और बच्चा इस ग्रुप कैप्टन के तौर पे अगले महीने दोबारा से ब्रह्मांड में जाने वाला है, शुभनम शुक्ला। और मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि समाज का आज़ादी की लड़ाई से लेकर भारत के नवनिर्माण के सफर में एक बहुत अहम भूमिका रही और हमेशा रहेगी, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने देश के नवनिर्माण के लिए, भारत माता के नवनिर्माण के लिए हमेशा अग्रसर होकर, आगे बढ़कर उसके अंदर योगदान देने का काम किया है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला समय ज्ञान का है, विज्ञान का है, नॉलेज का है, तो हमें अपने संस्थानों द्वारा, सामाजिक तंत्र द्वारा हर एक पर एक कोशिश करके, हर एक व्यक्ति को अपने प्रयास करके, बड़े और छोटे तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज्ञान की मुख्य धारा में लेके आना है, विज्ञान की मुख्य धारा में लाना है। और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे बच्चों को कर्मकांडी ब्राह्मण बनाने के लिए बहुत अनिवार्य है, हमें उनका अनुसरण करते हुए अपने बच्चों और परिवारों के अंदर वो शिक्षा देने का काम करना है, ताकि जो ये जो ज्ञान की जो व्यवस्था चल रही है, ये व्यवस्था निरंतर इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी चल सके। मैं आपको भी आश्वस्त करके जाता हूँ, जो भी आपकी मन की बातें हैं, जो मैंने कही हैं वो भी,
और जो आपने नहीं कही है वो भी मैं समझ गया हूँ, भाप गया हूँ, और आपकी सारी बातें मैं उचित पटल पर, उचित जगह पर रखूंगा। और जैसे मैंने कहा, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। हमारी बातों के ऊपर संज्ञान लेते हुए जो विषय है उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और पुनः आप सबों से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं कि आज इतना समय लगा। और एक बात का आश्वासन देके जाता हूं कि अगर कोई चीज आपको चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ समाज का कार्यक्रम नहीं है, मेरे घर का कार्यक्रम भी है, ये अम्बाला क्षेत्र का कार्यक्रम भी है, और जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद मुझे हमेशा आपसे मिलता रहा है सबों से, वैसा ही मिलता रहे, ये मेरा आपसे अनुरोध भी है। और अगर कोई चीज छूट गई या कमी रह गई तो मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, आप ये मत सोचिएगा, आप निसंकोच अपनी बात रखिएगा। मैं जहां भी आपकी मदद कर सकता हूं या आपके काम आ सकता हूं, हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान परशुराम की। जय भारत। और अपना कार्यक्रम खत्म करने से पहले पुनः आप लोगों को एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब पंचकूला ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचे, इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करें। ये आपका कार्यक्रम है, आपके लिए संयोजित कार्यक्रम है, आयोजित कार्यक्रम है, ताकि जो भी बातें आप रखना चाहते हैं, समाज रखना चाहता है, वो बातें हम सही पटल पे रख सकें। और इसलिए मैं आपसे इस बात का निवेदन कर रहा हूँ, गर्मी का समय है, लेकिन ये कार्यक्रम समाज के लिए और भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। की बड़ी खबर, भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम, ये बड़ी जानकारी।